फिर कहा गया कि हमारे सरिया कानून के तरफ अगर देखने की हिमाकत की तो आंख निकाल लेंगे, ये हमारा मामला है, हम मिल बैठ करके तय कर लेंगे। कहा ये तुम्हारा मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी महिला की आबादी है, माताओं और बहनों की इज्जत का सवाल है, उसकी आबरू का सवाल है, उसके शोषण का सवाल है, ये हम चलने नहीं देंगे। 3 तलाक लेके आ गए। फिर आया सीएए और एनआरसी की बात, उस पर कुछ भ्रम फैलाया गया। कुछ स्टेट में सीएए लगभग लागू हो गया है, एनआरसी की भी बात चर्चा चल रही है, लेकिन सही तरीके से हो रही। किसी को भगाया नहीं जाएगा, किसी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन जो अवैध लोग हैं, जो विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं, उनके लिए तो शामत आएगी, उसमें कोई रुकावट नहीं होने वाली है। वो तो आगे बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, तो वो भी होने वाला है। अब एक बात थी कि न खाएंगे न खाने देंगे, न सोते हैं न सोने देंगे। भारत सरकार के पूर्व कबीना मंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं है, राम जेठमलानी साहब, अरुण जेटली साहब, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि भाई मैं मोदी जी की सरकार में कंफर्टेबल नहीं, और मैं अपने प्रधानमंत्री के तहत अंदर में जो मैं कैबिनेट मंत्रालय में जो मुझे मिला हुआ है, उसको लेकर के मैं असहज हूं। लोग परेशान हो गए, ऐसी क्या बात हो गई, खुलेआम इन्होंने बगावत शुरू कर दिया क्या, मोदी जी की आलोचना शुरू कर दी क्या। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति ऐसे हैं जो न तो खुद सोते हैं और न दूसरे को सोने देते हैं। ये 2 बजे रात को भी, 3 बजे रात को भी, 12 बजे रात को भी ये फोन खड़का देते हैं और कहते हैं कि ये मामला थोड़ा सा लग रहा है, इस पर जरा प्रकाश डालिए। पूछने लगते हैं, कुछ बात तो वो इस तरह से पूछ बैठते हैं। अब जिसके बारे में तैयारी करनी पड़ती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभाल रहे थे वो, डिफेंस भी कुछ समय के लिए उनके पास था, बहुत सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठते हैं, थोड़ा वक्त दीजिए, हम आंकड़ा खंगालते हैं, आप आंकड़े के बारे में पूछ रहे हैं तो ये करके हम बताते हैं आपको। तो फिर वो कह देते थे कि हाँ भाई कल इस तरह से बात होनी है और फलाने फलाने अधिकारी जी इस तरह से आएंगे, तो एक बार चर्चा कर लिया जाए। तो अरुण जेटली जी कहने वाले हैं कि ये व्यक्ति ना सोते हैं ना सोने देते हैं, और इसलिए मैं असहज हूं। अच्छा था कि ये गुजरात में ही रहते। अब लोगों ने उनको कहा कि ये व्यंग हो रहा है, व्यंग के रूप में लिया लोगों ने, लेकिन सच बात यही है कि ना मोदी सोते हैं ना सोने देते हैं। और अब मोदी ने एक बेचैनी बढ़ा दी है, और सबसे पहला शिकार संयोग बस लीडर ऑफ अपोजिशन ही हो रहे हैं। अब ये एक संयोग है, लीडर ऑफ अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने प्ली किया है सुप्रीम कोर्ट से कि साहब हर ऐरा गैरा आ जाएगा और हमारे संपत्ति के बारे में हमसे डिटेल मांगने लगेगा और हम उसको जवाब दें, ये ठीक नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक सुनवाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता है जिन्होंने शोध करके उनके नागरिकता के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स लाया है अदालत की निगाह में, और सील लिफाफे में उन्होंने दिया है कि राहुल गांधी जी की ये कमाई है और राहुल गांधी जी की ये संपत्ति है। कमाई और संपत्ति के बीच में कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है इन कंपैरिजन टू इनकम, तो इसकी जांच होनी चाहिए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसकी जांच होनी चाहिए। वो अनुमति देने वाले थे इसके पहले ही, अभी वो मामला हाई कोर्ट में है, लेकिन तब तक श्रीमान राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके उनकी दलील यही है, पहली दलील है कि भाई राह चलता हुआ व्यक्ति आ जाएंगे और कोई अदालत से पूछने लगेंगे कि मेरा इनकम क्या है और मेरी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये मैं बताते रहूंगा। ये प्ली ही अपने आप में अवैध है, ये गलत है। राह चलता हुआ व्यक्ति आपको पूछ सकता है, उसको पूछने की पूरी छूट है, आजादी है, कानूनन कोई गलत काम नहीं कर रहा है। अब अगर वो नहीं पूछेगा तो एजेंसियां पूछने लगेंगी, और अगर हाईकोर्ट यह आदेश देती है कि भाई ये जो फाइंडिंग्स ये सज्जन लाए हैं निकाल करके कि ये इनका इनकम है और ये इनकी प्रॉपर्टी है,
ए इनकम है और बी प्रॉपर्टी है, इस दोनों के बीच में एक बड़ा मिसमैच है। तो राहुल गांधी कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी एक पब्लिक पर्सनैलिटी है, 5 बार 6 बार के सांसद हैं और वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब होता है एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर इन द वेटिंग, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग उनको कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर विधानसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनको चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग कहा जाता है। और अगर आप लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, मोटे तौर पर राज्यसभा को छोड़ दीजिए, अभी लोकसभा ही रिप्रेजेंटेटिव होता है कॉमन मैन का, तो वहां अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन है तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहलाते हैं आप। तो वो पब्लिक पर्सनैलिटी है, वो प्राइवेट पर्सनैलिटी नहीं है। इसलिए राह चलता ऐरा गहरा नत्था खैरा आपसे नहीं पूछ रहा है ये सवाल। कोई व्यक्ति अगर शोध करके कोई डॉक्यूमेंट अदालत में पेश किया है और अदालत उस पर आदेश देती है कि आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, आपके इनकम और प्रॉपर्टी का जो आधार है उसमें अगर कोई मिसमैच नहीं है तो आप बता दीजिए। आप ये क्यों दलील दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम हर किसी व्यक्ति को तो नहीं बताते रहेंगे कि हमारा इनकम क्या है और हमारी प्रॉपर्टी क्या है? ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है, हम ये चलने नहीं देंगे। अब ये आर्गुमेंट अपने आप में सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड करेगा कि नहीं करेगा कहना मुश्किल है, लेकिन लपेटे में आ गए सबसे पहले राहुल गांधी। अब इसके अंदर की बात क्या है? मामला सिर्फ राहुल गांधी तक नहीं है, मामला है कि सरकार ने पूरी तरह से मन बना लिया है। कंप्लीट सर्जिकल स्ट्राइक ऑन डिस्प्रपोर्शनेट एसेट, particularly of politician, then the number will come for bureaucracy and judiciary. ये ध्यान रखिए आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्रकार उस श्रेणी से बाहर हो जाएंगे, पत्रकार भी आएंगे, भ्रष्ट पत्रकार भी श्रेणी में आएंगे। साफ साफ है। अभी देखिए भारत सरकार का एक जो चिदंबरम के जमाने से आ रहा है, अभी 2026 तक अगर आपको कुछ इस तरह का फॉरेन में आपकी संपत्ति है और आपका डिस्क्लोजर नहीं हुआ है तो आप डिस्क्लोज करके उसका बजाबता टैक्स पे करके बचा सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर कोई बेनामी संपत्ति है और सरकार को पता चलती है, और उस देश में अगर विदेश में आपकी संपत्ति है और बेनामी है और सरकार को पता चलती है, तो उस देश की सरकार से भारत सरकार को पूरा अधिकार है कि डिप्लोमेटिक चैनल खोल करके ये पता करने का कि भाई फलाना प्रॉपर्टी के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किया जा रहा है, हमें सूचना मिली है, जरा पता कीजिए कि ये संपत्ति किसकी है। और उसमें अगर राज खुल गया कि वो संपत्ति लंदन की जो फलाना संपत्ति है, ए संपत्ति है, वो फलाने व्यवसायी का है या फलाने पॉलिटिशियन का है, या स्विट्जरलैंड में जो प्रॉपर्टी है ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, जहां भी है, जिस किसी भी देश में ऐसी किसी संपत्ति का हवाला भारत सरकार को प्राप्त होता है और भारत सरकार ये अपने डिप्लोमेटिक चैनल से उसका पता लगा लेती है कि हाँ वो किसी इंडियन की प्रॉपर्टी है विदेश में, ठीक है विदेश के ही कानून के तहत खरीदा गया हो, लेकिन किसी इंडियन की प्रॉपर्टी है और इंडियन में खास तौर से पॉलिटिशियन है, तो फिर आपको एक मौका है, आप डिस्क्लोज कर दीजिए अपनी प्रॉपर्टी, टैक्स पे कर दीजिए सरकार को, आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया और सरकार को बेनामी संपत्ति के बारे में पता चल गया तो आप नप जाएंगे, आपके प्रति कोई मोहब्बत नहीं अपनाया जाएगा सरकार की तरफ से। एक तो विदेशी प्रॉपर्टी के मामले में यह बात हो गई। देश में अगर कोई प्रॉपर्टी है और खास तौर से पॉलिटिशियन की, जिन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति के बारे में जिक्र किया है, कोई कह रहे हैं कि हमको 200 करोड़ है, कोई कह रहे हैं हमको 300 करोड़ है,